दूसरों को आपकी ज़रूरत है तो घर में डेली बेसिस पे खाना बनता तो है, तो अगर हम इसी तरह से 2 डब्बे या 3 से 4 डब्बे एक्स्ट्रा बनाकर लोगों को भेजना शुरू कर दें, उनकी मदद करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है और हम बहुत से लोगों के काम आ सकते हैं। मेरा नाम औश फातिमा है और मैंने ये इनिशिएटिव किया था कोविड के दिनों में कि जो भी कोविड इन्फेक्टेड फैमिलीज़ हैं मैं डेली बेसिस पे जो है उनके लिए खाना बनाकर भेजूंगी। मैंने 25 फैमिलीज़ का सोचा था कि मैं 25 से 30 फैमिलीज़ के लिए खाना बना सकती हूँ, लेकिन डे 1 ही जो मुझे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया वो 35 प्लस लोग थे, क्योंकि मैंने लाहौर का कोई रेडियस मेंशन नहीं किया था। अब तक जो है तकरीबन मैं 15,000 के करीब जो है मील्स अपने हाथों से बनाकर जो है लोगों को भिजवा चुकी हूँ। और इस खाने को जो है मैं चैरिटी फूड नहीं कहती, ये वो खाना है जो मैं ऐसे बनाती हूँ जैसे आप अपने किसी प्यारे के लिए बनाते हैं। हर चीज़ मैं खुद करी थी, मैंने अपने पास कोई मेड नहीं रखी कि ये ना हो कि ज़रा सी बेहतियाती की वजह से मैं इन्फेक्टेड हो जाऊँ और मैं इस जिम्मेदारी को निभा ना सकूँ। तेरी लाहौर से स्टार्ट किया था, इसके अलावा मैं शादरा में खाना भिजवाती रही, पत्तोकी में खाना जाता रहा, कसूर में खाना जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं अबू बकर शेख। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं कि शेख रशीद अहमद का कहना है कि पीडीएम के इस्तीफों का इम्कान नहीं है। अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी। एमक्यूएम इत्तेहादी जमात है, नाराज नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत कब ख़त्म होगी ये मालूम नहीं। मौलाना फजल रहमान फसाद की असल जड़ हैं। 20 अफराद की फहरिस्त में मौलाना फजल रहमान का नाम टॉप पे है। मुल्क और जमहूरियत पर रहम करें, मेरे ख्याल में पीडीएम पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमने पासपोर्ट के लिए तारीखी फैसले किए हैं। आज से पासपोर्ट SMS सर्विस शुरू की जा रही है। कल से 10 साल के लिए पासपोर्ट 3000 फीस में दिया जाएगा। ऑनलाइन पासपोर्ट में कुछ वक्त लगेगा। 1 जनवरी से पूरी दुनिया में ई सर्विस शुरू कर रहे हैं। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगाई आज पाकिस्तान में है। दीगर ममालिक की भी बुनियादी ज़रूरियात वही हैं जो पाकिस्तान की हैं। अवाम आज महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। 5 साल तक चीज़ों की कीमतों को मसनूई तौर पर नहीं रखा जा सकता। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर का मजीद कहना था कि सही वक्त पर फैसले ना करने की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। नाअहली आपकी है तो कीमत पाकिस्तानी कौम क्यों अदा करे। नए पाकिस्तान में वजीर खजाना असद उमर को होना था। बताया जाए कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल और दीगर ममालिक में महंगाई क्यों नहीं है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अहले खाना के कोरोना टेस्ट मनफी आ चुके हैं, जिस पर उन्होंने इस बात की वाज़ेह तौर पे तस्दीक भी कर दी है। उस्मान बुज़दार का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद उनके अहले खाना के टेस्ट भी करवाए गए, जिसकी रिपोर्ट आज आ गई है और तमाम तर फैमिली के टेस्ट मनफी आए हैं। उस्मान बुज़दार का कहना है कि अल्लाह के फजल से मेरी फैमिली के तमाम अफराद के टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं। मैं फ़िलहाल करंतना में हूँ और पहले से तबीयत बहुत बेहतर है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की सूरत में कीमती असासे का शुक्रगुजार हूँ। रोशन डिजिटल अकाउंट में कल तक 20 करोड़ डॉलर के फंड्स भेजे गए हैं। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में मजीद कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अहम इक़दाम है। रोशन डिजिटल अकाउंट बनाने और रकम भिजवाने में तेज़ी आ रही है। पहले 76 दिनों में 10 करोड़ जबकि अगले 28 रोज़ में 10 करोड़ डॉलर आए हैं। वज़ीर आज़म ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग का अहम इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग का अहम इजलास आज होगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बेहतरी से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। NCC हाउसिंग के फैसलों पर अमल दरामद से मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान को सस्ते घरों की तामीर से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। बैंकों की जानिब से आसान इकसात पर कर्ज समेत अहम मामलात पर बातचीत होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से भी बातचीत हुई। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को गड़ी खुदा बख्श जलसे में शिरकत की दावत भी दे दी। 30 दिसंबर को होने वाली बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो चुकी है। बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस अब 4 जनवरी को होगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि 4 जनवरी को बैनुल सूबाई वज़रा की मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। मीटिंग में हालात का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि तालीमी इदारे जल्द खोले जाएँ। बच्चों की तालीम और सेहत उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क भर के दीनी मदारिस बंद हैं। शफकत महमूद ने मज़ीद कहा कि तालीमी इदारे खोलने का फैसला 4 जनवरी को होगा। कॉन्फ्रेंस में तालीमी साल अगस्त में शुरू करने पर मुशावरत भी होगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात मई में लेने से मुतालिक भी मुशावरत की जाएगी। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों की गीदर भक्कियां देने वालों का लॉन्ग गवाच चुका है। इस्तीफ़े सिर्फ ड्रामा है। PDM का टोला कभी मुस्ताफ़ी नहीं होगा। मुल्क की दौलत को बेदर्दी से लूटने वालों में लॉन्ग मार्च की हिम्मत ही नहीं है। अपने पैगाम में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने मज़ीद कहा कि घटिया अपोजिशन जिस राजकुमारी हाँक रही है, सिंध का शहजादा बेबसी और लाचारगी की अलामत बन चुका है। कोरोना वबा में इंसानी ज़िंदगियों को दाव पे लगाया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ऑफिस में क्रिसमस केक की तकरीबात का एहतमाम किया गया। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन ने केक भी काटा। तमाम आला अफसरान और अमले ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि मसीही बरादरी के नुमाइंदगान समेत मसीही मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। आपको अपडेट करते चलें कि कमिश्नर लाहौर डिवीजन ऑफिस में क्रिसमस की मुनासबत से केक काटा गया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन ने यह केक काटा, जिसमें तमाम आला अफसरान और मसीही मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। आपको अपडेट करते चलें कि कमिश्नर लाहौर डिवीजन ऑफिस में क्रिसमस की मुनासबत से मीटिंग और केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कमिश्नर लाहौर डिवीजन जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन ने ये केक काटा। तमाम अफसरान और अमले ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि मसीही बरादरी के नुमाइंदगान भी इस मीटिंग में मौजूद थे। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर डिवीजन जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन की ज़ेर सदारत क्रिसमस के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मसीही बरादरी के एजाज़ में केक भी काटा गया। आपको अपडेट करते चलें कि कमिश्नर लाहौर डिवीजन ऑफिस में क्रिसमस की तकरीबात के हवाले से केक काटा गया। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर डिवीजन जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन ने ये केक काटा।
بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول کے ستوال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 22 سالہ سپاہی شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول کے ستوال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ پاک فوج نے بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا، جس سے بھارتی فوج کا بھرپور جانی اور مالی نقصان ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 22 سالہ سپاہی محمد مختار جامع شہادت نوش کر گئے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جائیدادوں کو کرک کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ عدالت نے DG نیب کو نواز شریف کی جائیداد کرک کر کے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ احتساب عدالت نے غیر قانونی پلاٹس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ نواز شریف کی جائیدادوں کا ریکارڈ تفتیشی آفیسر نے عدالت میں جمع کروایا۔ عدالت نے نواز شریف کے پیش نہ ہونے پر جائیدادوں کو کرک کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پر قتل کیس میں احمد عمر شیخ سمیت 4 ملزمان کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دیا۔ عدالت نے ملزمان کو رہا کرنے اور نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں بریت کے باوجود ملزمان کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر اہم سماعت ہوئی۔ عدالت نے حکم دیا کہ ملزمان بغیر کسی جرم کے 18 سال سے جیل میں ہیں۔ ملزمان کو جب عدالت طلب کرے گی تو پیش ہوں گے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کی نظر بندی کا اختیار صوبائی حکومت کا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نعیم بخاری کو بطور چیئرمین PTV تعیناتی کیس میں وفاق کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نعیم بخاری کو بطور چیئرمین PTV تعیناتی کیس پر اہم سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے درخواست پر اہم سماعت کی۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے استفسار کیا کہ نوٹیفیکیشن میں کیا غیر قانونی بات ہے۔ سابق چیئرمین PTV عطاء الحق قاسمی کی تعیناتی کے خلاف سپریم کورٹ فیصلے کا حوالہ دیا گیا۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جس فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں وہ دکھائیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی پابندی لازم ہے۔ عدالت نے چیئرمین PTV کی تعیناتی پر وفاق کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کی معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ خبر یہ ہے کہ کرونا وائرس کے باعث مزید 111 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی طور پر تعداد 9668 ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 4,65,000 سے تجاوز کر گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,256 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,33,000، سندھ میں 2,07,000، KPK میں 56,160، بلوچستان میں 18,005، گلگت بلتستان میں 4,838، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,065 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کرونا ویکسین کی ملک میں دستیابی سے متعلق فواد احمد چودھری نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کابینہ کمیٹی اجلاس میں ویکسین کی خریداری سے متعلق غور کیا گیا ہے۔ ویکسین کی ملک میں درآمد پیچیدہ اور اہم معاملہ ہے۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد احمد چودھری کا اپنے ٹویٹر پیغام میں کہنا تھا کہ کمیٹی کا ٹارگٹ ہے کہ بہترین ویکسین کم قیمت پر ملک میں جلد مہیا ہو سکے۔ قیمت سے زیادہ اہم ویکسین کا مکمل محفوظ ہونا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا ویکسین سے متعلق معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन के अमूर में मजीद बेहतरी से मुताल्लिक CPO ऑफिस में अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रोग्राम JSSP का वफ्द और पंजाब पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। आपको अपडेट करते चलें कि इन्वेस्टिगेशन के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मॉनिटरिंग से मुतल्लिका ऐप को जल्द अज जल्द लॉन्च किया जाएगा। आईजी पंजाब का मजीद कहना था कि रीजनल मॉनिटरिंग यूनिट्स में तयशुदा SOPs के मुताबिक हर केस की इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग को भी यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि रीजनल मॉनिटरिंग यूनिट रोजाना की बुनियाद पर 15 की कॉल्स और 8787 पर शिकायत मौसूल होने वाली तमाम तर FIR की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। आईजी पंजाब ने मजीद कहा कि जिन शिकायत पर FIR दर्ज ना हो उन पर मुतल्लिका जिम्मेदारान से जवाब तलबी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के तमाम SPs इन्वेस्टिगेशंस, रीजनल SPs इन्वेस्टिगेशंस के साथ आइंदा हफ्ते वीडियो लिंक मीटिंग भी मुनक्कद की जाएगी। मीटिंग में तमाम SPs को इन्वेस्टिगेशन के मयार में मजीद बेहतरी के लिए जारी करदा इंडिकेटर्स के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पंजाब हाईवे पेट्रोल हेडक्वार्टर्स में मसीही मुलाजमीन में क्रिसमस तहाइफ भी तकसीम किए गए। एडिशनल IG PHP शाहिद हनीफ ने मसीही मुलाजमीन में ये तहाइफ तकसीम किए। PHP हेडक्वार्टर्स में तैनात कुल 11 मुलाजमीन ने तहाइफ वसूल किए, जबकि इस मौके पर एडिशनल IG PHP शाहिद हनीफ ने कहा कि मसीही मुलाजमीन पंजाब हाईवे पेट्रोल का अहम हिस्सा समझे जाते हैं। तहाइफ देने का मकसद मसीही बरादरी से इजहार यकजहती करना है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब ने यकीन दहानी करवाई है कि नए तालीमी साल से कुरान मजीद निसाब का हिस्सा होगा और इन क्लासेस में भी उस निसाब को यकीनी बनाया जाएगा। इसी हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे नईम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। नईम मलिक, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में कुरान पाक को तालीमाती निसाब बनाने के हवाले से आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज जो कि हुकूमती यकीन दहानी के बाद वो दरख्वास्त निपटा की है। एडवोकेट जनरल साहब जो कि आज अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि वो जो नया साल आ रहा है उसमें जो कि कुरान पाक को एज ए मजमून जो कि तालीमाती निसाब में वो शामिल कर लिया जाएगा, जिस पर जस्टिस शाहद भाई की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज इस दरख्वास्त अजहर सदीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की थी। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं अजहर सदीक एडवोकेट साहब जो कि सीनियर कानूनदान है। उन्होंने ये दरख्वास्त जो कि कुरान पाक को तालीमात का निसाब बनाने के हवाले से दरख्वास्त दायर की थी। इनसे बात करते हैं आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई। जी, आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई और क्यों ये दरख्वास्त जो कि अदालत ने ऑर्डर दिया और उसके बाद ये निपटारे की, इस हवाले से बताएं। बुनियादी तौर पर कुरान मजीद एक्ट मौजूद था होली कुरान तालीम बढ़ाने के हवाले से, 1 से 5वीं तक नाजरा और उसके बाद 6ठी से 12वीं तक तर्जमे के साथ, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अदालत में यही जुडिशल एक्टिविज्म पैनल से दरख्वास्त दायर की गई इस कुरान एक्ट के ऊपर अमल दरामद किया जाए। इसके अलावा जो गलतियों से पाक कुरान मजीद मार्केट में दस्तयाब है वो ख़त्म होने चाहिए। आज अदालत ने इस यकीन दहानी के ऊपर के बाकायदा जो दरख्वास्त है वो निपटा दिया। सेक्रेटरी एजुकेशन ने अदालत में बयान दिया है कि वो तालीमी निसाब जो आइना साल से शुरू होगा उसमें बाकायदा 1 से 5वीं तक नाजरा तालीम पढ़ाई जाएगी, फिर 6ठी से लेकर 12वीं तक ट्रांसलेशन के साथ कुरान मजीद पढ़ाया जाएगा। कोई किसी मजहबी शख्सियत के बारे में नाज़ेबा अल्फाज और पॉलिटिकल जो हमारी नेक पाक पास शख्सियात हैं उनके बारे में भी जो अगर ऐसी कोई बातें होंगी वो हटा दी जाएंगी, टारगेटरी रिमार्क्स नहीं होंगे। और गवर्नमेंट पंजाब बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेगी कि आइंदा जो है ना एक ही तरह का सिलेबस पढ़ाया जाएगा पूरे यूनिवर्सिटी में, अपने स्कूलों के अंदर, और प्राइवेट हों या सरकारी हों, 1 से लेकर 12वीं तक के सिलेबस वो ही मंजूर किया जाएगा। और पंजाब टैक्स बोर्ड के चेयरमैन ने भी यकीन दहानी कराई है कि वो भी बाकायदा सिलेबस जब तक मंजूर नहीं होगा किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा, और अगर कोई इसके खिलाफ एक्शन अगर करेगा तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी होगी और बाकायदा फौजदारी पर्चे भी दर्ज होंगे। इन दोनों की यकीन दहानी पर अदालत ने मामला निपटा दिया और कुरान मजीद गलतियों से पाक वाले मामले को अदालत ने इल्तवा में रखा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो तालीमात जो निसाब में
قرآن پاک کو شامل کرنا یہ اسلامیات میں ہوگا کہ یہ ایک علیحدہ مضمون جو ہوگا اس حوالے سے یہ جو ایڈوکیٹ جنرل نے جو یقین دہانی کرائی ہے؟ دیکھیے یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہوگا باقاعدہ، اور یہی ہمارا کہنا تھا کہ قرآن مجید کو باقاعدہ ناظرہ کے طور پر پڑھانے کے لیے دور تھا کہ قاری صاحب وغیرہ کے بچوں سے گھر پڑھایا کرتے تھے، لیکن نہیں، اب یہ باقاعدہ ایک علیحدہ سلیبس کے طور پر قرآن مجید پڑھایا جائے گا، ناظرہ کی تعلیم دی جائے گی، اور ترجمے کے ساتھ بھی علیحدہ ایک سبجیکٹ کے طور پر، ایک سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو مضمون ہے صرف سرکاری جی نہیں ملک، آپ کا بہت شکریہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ کمشنر لاہور ڈویژن آفس میں کرسمس کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمشنر لاہور ڈویژن ذوالفقار احمد گھمن نے کرسمس کی مناسبت سے کیک کاٹا۔ تمام افسران اور عملے نے شرکت کی، جبکہ مسیحی برادری کے نمائندگان سمیت مسیحی ملازمین کی بڑی تعداد بھی اس تقریب میں موجود تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کمشنر لاہور ڈویژن آفس میں کرسمس کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمشنر لاہور ڈویژن ذوالفقار احمد گھمن نے کیک بھی کاٹا۔ تمام افسران اور عملے نے شرکت کی، جبکہ مسیحی برادری کے نمائندگان سمیت مسیحی ملازمین کی اعلیٰ جو تعداد ہے وہ اس موقع پہ موجود تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کمشنر لاہور ڈویژن آفس میں کرسمس کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ اسی حوالے سے مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے بیورو چیف اسکر بھٹی، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ اسکر بھٹی، کیا کہیں گے اور مسیحی ملازمین کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا؟ جی ابو بکر صاحب، کمشنر لاہور ڈویژن آفس میں کرسمس کیک کٹنگ تقریب ہوئی۔ کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن نے کیک کاٹا۔ تمام افسران و عملہ کی شرکت، مسیح برادری کے نمائندوں سمیت مسیح ملازمین کی بھی شرکت۔ ایڈیشنل کمشنر امان انور کدوائی، اے ڈی سی جی مشتاق ٹوانا، اے سی آر سید منور بخاری، ایمانویل گلزار و دیگر کی بھی شرکت۔ کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن نے مسیح ملازمین میں عیدی بھی تقسیم کی۔ مسلمانہ نے عالم حضرت عیسیٰ سے محبت و احترام رکھتے ہیں، یہ کہنا تھا کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن کا۔ جی اسکر بھٹی، کیا کرسمس کی مناسبت سے مسیحی ملازمین کو کل کی چھٹی دی جائے گی یا ان کو کوئی ایکسٹرا الاؤنس بھی دیا گیا؟ جی 25 دسمبر کرسمس کے اوپر مسیح برادری کو چھٹی بھی دی جاتی ہے اور ان کو باقاعدہ طور پہ الاؤنس بھی دیا جاتا ہے اور ان کی تنخواہوں میں وہ بونس بھی دیا جاتا ہے۔ جی اسکر بھٹی، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ حاضر ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ میرا نام اوش فاطمہ ہے اور میں نے یہ انیشیٹو کیا تھا کووڈ کے دنوں میں کہ جو بھی کووڈ انفیکٹڈ فیملیز ہیں میں ڈیلی بیسس پہ جو ہے ان کے لیے کھانا بنا کر بھیجوں گی۔ میں نے یہ انیشیٹو اپنی سیونگ سے لیا تھا اور یہ وہ پیسے تھے جو میرے گارڈینس نے میرے فیوچر کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ میری آنے والی زندگی میں کبھی میرے کام آئیں گے۔ جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو میں نے صرف سوچا تھا کہ میں کووڈ پیشنٹس کو کھانا بھجواؤں، کیونکہ کھانا میں نے خود بنانا تھا۔ میں نے 25 فیملیز کا سوچا تھا کہ میں ڈیلی بیسس پہ 25 سے 30 فیملیز کے لیے کھانا بنا سکتی ہوں، لیکن ڈے ون ہی جو مجھے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا وہ 35 پلس لوگ تھے، کیونکہ میں نے لاہور کا کوئی ریڈیس مینشن نہیں کیا تھا، میں نے کسی کو نہ نہیں کی، اور میں نے جس نے مجھے کہا میں نے ان کے لیے اسی دن سے کھانا بھجوانا شروع کر دیا۔ کمال کی بات نہیں ہے کہ ایک بچی کہتی ہے کہ میں نے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ پولیس کا سپاہی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ پیرامیڈکس ہیں، وہ نرسز ہیں، وہ غریب طبقے ہیں، ٹرانسجنڈرز ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ان کو یہ احساس دینا ہے کہ یہ جو کھانا کرونا کے دنوں میں ان کو پیش کر رہی ہوں یہ ان کے گھر سے آیا ہے، اس میں خیرات نہیں ہے، اس میں میری محنت کی محبت شامل ہے کہ میں نے اپنا بھائی یا بزرگ سمجھتے ہوئے یہ کھانا بنایا کہ تم ڈیوٹی دے رہے ہو، پولیس کا ایک سپاہی ہے تو میں تمہیں کھانا بھیج رہی ہوں کہ تمہیں یاد آئے کہ کوئی بہن تمہیں یاد کر رہی ہے، پر میری محبت کا، عقیدت کا تحفہ ہے۔
اب تک جو ہے تقریباً میں 15,000 کے قریب جو ہے میلز اپنے ہاتھوں سے بنا کر جو ہے لوگوں کو بھجوا چکی ہوں. اور اس کھانے کو جو ہے میں چیریٹی فوڈ نہیں کہتی, اس کو میں کہتی ہوں ٹوکن آف لو ہے. یہ وہ کھانا ہے جو میں ایسے بناتی ہوں جیسے آپ اپنے کسی پیارے کے لیے بناتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں کبھی ملی نہیں ہوں, جن کو میں جانتی نہیں ہوں, پر میں کھانا ان کے لیے اسی طرح سے, اسی اہتمام سے بنا کر بھیجتی ہوں جیسے ہم وہ کھانا اپنے پیاروں کے لیے بناتے ہیں. معاشروں کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ اس کی بنیادی اکائی فرد ہے, تو فرد کو اپنی ذمہ داریاں محسوس کرنی چاہیے. اگر اس کے پاس وسائل ہیں تو اس کو وسائل شیئر کرنے چاہیے. اگر وہ خدا نخواستہ ضرورت مند ہے تو دوسرے افراد کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کریں. گروسری کرنے کے لیے میں خود جاتی تھی. میں گھر میں سامان لے کر آنا, کاٹنا, بنانا, ہر چیز میں خود کری تھی. میں نے اپنے پاس کوئی میڈ نہیں رکھی, کوئی ہیلپر نہیں رکھا. ایون کہ میں نے کسی کو ہیلپ کے لیے اپنے پاس نہیں بلایا کہ یہ نہ ہو کہ ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے میں انفیکٹڈ ہو جاؤں اور میں اس ذمہ داری کو نبھا نہ سکوں. کرونا ختم نہیں ہوا, ہمیں احتیاط کا دامن چھوڑنا نہیں ہے. کووڈ ہو, فلڈز ہوں, بارشیں ہوں, طوفان ہوں, فرد کو فرد کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. یوں ہم حکومت کے ساتھ مل کر کمپلیمنٹ کریں گے, سپلیمنٹ کریں گے اس پورے اس پیکج کو اور اس معاشی اور سماجی بہتری کے عمل کو. لاہور سے بہت سے ایسے ایریاز تھے جو کافی دور دور تھے, میں وہاں تک کھانا بھجواتی رہی ہوں. میں نے اس کے لیے رائڈرز ہائر کیے تھے, وہ لوگ ہائر کیے تھے جن کی پینڈیمکس میں جابس چلی گئی تھی. تو مجھے تھا کہ میں ان کے کو بھی کسی طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکوں. کسی بھی ایسی حالات میں, یا چاہے وہ زمینی آفات ہوں, آسمانی آفات ہوں, کوئی بھی ایسی صورت جب ہے آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کو آپ کی ضرورت ہے, تو گھر میں ڈیلی بیسس پہ کھانا بنتا تو ہے. تو اگر ہم اسی طرح سے 2 ڈبے یا 3 سے 4 ڈبے ایکسٹرا بنا کر لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیں, ان کی مدد کرنا شروع کر دیں, تو مجھے لگتا ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے اور ہم بہت سے لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, اب رخ کریں گے علاقائی خبروں کی جانب. ملک بھر کی طرح جیکب آباد میں بھی دیگر اشیاء کی طرح انڈے بھی مہنگے اور عام عوام کی پہنچ سے بہت دور ہو چکے ہیں. اسی حوالے سے مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے. زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد, اس مہنگائی کے مارے عوام کیا کہتی ہے؟ جی بالکل, بات کی جائے تو اس وقت موجود ہم شاہی بازار میں, جہاں پر انڈوں کا رت آسمان سے باتیں کرے. سردی کے موسم آتے ہی یہاں کے غریب انڈے کھانے کے لیے بھی ترس رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہے, آئے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. سر آپ یہ بتائیں, آج انڈے کا ریٹ کتنا ہے اور یہاں پہ غریب جو بندے ہوتے ہیں وہ انڈے کھانے کے لیے ترستے ہیں, کیا کون سا مطلب آپ کا؟ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مرغیاں پالو انڈے بیچو. اب یہ حال ہو گیا کہ 200 روپے درجن ان کی پالیسیوں پہ. پالیسی بولتے ہیں کہ بھائی انڈوں کا اسٹاک ہو, مرغیاں اسٹاک ہو, ہر چیز ہو. جو مرغیوں کے لیے کہا ہے تو مرغی 350 روپے کلو بک رہی ہے, انڈے 200 روپے. ان کی یہ پالیسی ہے میرے بھائی. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ بولتے ہیں کہ انڈا کھانا 20 روپے پالا انڈا بکتا ہے میرے بھائی. یہ تو ہول سیل ڈیلر ہے, یہاں پہ 15 روپے چل رہا ہے, 18 روپے چل رہا ہے. محلے میں جاؤ 20 روپے 25 روپے فی انڈا آئے گا. اس میں تیل ڈالو, ہر چیز ڈالو, ان کو 70 روپے 80 روپے کا جو ہے نا بنا کے انڈا ملتا ہے. اگر کیا کریں بھائی,
भाई किसको हम अपनी अपील करें मेरे भाई, समझे ना। जो पॉलिसियाँ हो रही है हुकूमत की, सारे अंडे 200 रुपये दर्जन, इतने 200 रुपये हमने कभी, इतनी उम्र हो गई जिंदगी में 200 रुपये दर्जन नहीं खाया मेरे भाई। इतना बड़ा स्टॉक होने के बाद सारे जो है ना, जब फार्म झंडा तैयार हो रहेगा, जितना स्टॉक सारे स्मेलिंग के जरिए जो है ना अफगानिस्तान इंपोर्ट कर दिया जा रहा है मेरे भाई। उसी की वजह से ना हमारी सारी महंगाई जो है ना, सारी महंगाई इस पे आ रही है, समझ में नहीं आ रहा भाई। आपने पॉलिसी दी थी कि भाई मुर्गियां पालो, मुर्गी से अंडे निकालो, ये 200 रुपये हो गए। आवाम देखो, आखिर कौन सी पॉलिसी आपकी सही होगी जिसको हम बोलेंगे भाई ठीक है भाई। खुदा ना हाथ जोड़ के अपील करते हैं मेरे भाई, इन चीज़ों पे तवज्जो दो। तवज्जो नहीं दोगे तो बस फिर हम तो भाई बर्बाद हो जाएंगे बिल्कुल। खुदा ना ख्याल करो भाई मेरे भाई। हाँ जी बिल्कुल, अपने शहरों के पास कहना है फुल फॉर एक्शन लेकर अंडे की कीमत रेट कम कीजिएगा, आवाम को रिलीफ मिल सके। जी जाहिद खैरल, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सर्कल मुरीद के पुलिस की जानिब से बड़ी कामयाब कार्रवाई सामने आ चुकी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे भारी मिक़दार में नाजायज़ असलहा और मनशियात को बरामद किया जा चुका है। सर्कल मुरीद के पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ चुकी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 मुलज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके कब्ज़े से लाखों रुपये मालियत की मनशियात बरामद की जा चुकी है। मेलसी के इलाके गढ़ा मोड़ में कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। इंतज़ामिया ने सर्कस की इजाज़त दे दी है। बड़ी तादाद शहरियों की वहां मौजूद है। आपको अपडेट करें कि मेलसी के इलाके गढ़ा मोड़ में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंतज़ामिया ने सर्कस की इजाज़त दे दी तो बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत के लिए वहाँ पे उमड़ आए। आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली के बायस कोरोना वायरस फैलने का खदशा हो रहा है। इज्तिमात की पाबंदियों के बावजूद सैकड़ों अफराद सर्कस देखने वहां पहुंच चुके हैं। आपको बताएंगे जरवार के करीब 2 बरादरियों के ग्रुपों में ज़मीन की मलकियत पे झगड़ा हो चुका है। मुतल्लिका थाने की हदूद में 2 एकड़ ज़मीन की मलकियत पर 2 मुख्तलिफ बरादरियों के ग्रुपों में झगड़ा हो गया, जिसमें लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया और कई अफराद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। मोहम्मद मुख्तार ने सहाफ़ियों को बताया कि रफ़ीक बाअसर अफराद है, जिसके कहने पे ये कब्ज़ा किया जा रहा है। आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह सादिकाबाद में भी क्रिसमस डे की मुनासबत से भरपूर तकरीबात का अहतमाम किया गया, जिसमें मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाने के हवाले से मसीह बरादरी की तैयारियां अपने अरूज पे हैं। इसी हवाले से अता मोहम्मद रिपोर्ट पेश करेंगे। पीटर एंड पॉल कैथोलिक चर्च को भी क्रिसमस डे की तैयारियों के हवाले से इसके दरो दीवार को रंग और रोगन करके नया बनाया जा रहा है और क्रिसमस डे की तैयारियां भरपूर तरीके से की जा रही हैं। चर्च को रंग बिरंगे बरकी कुमकुमे लगाकर सजा दिया गया है और मसीही बरादरी के लोग अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक फ्रूट बास्केट की शक्ल में तोहफे तोहफ़ का तबादला कर रहे हैं। क्रिसमस डे की खुशियां भरी तकरीबात रोज़ाना शाम को चर्च पे मनाई जा रही हैं और यीशु मसीह से अकीदत और मोहब्बत के गीत गाए जाते हैं। क्रिसमस डे के हवाले से क्रिसमस ट्री भी तैयार किया गया है। बच्चे बड़े और बूढ़े सभी क्रिसमस डे की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और अपने इस यादगार दिन को भरपूर तरीके से मनाना चाहते हैं। कैमरा टीम के साथ अता मोहम्मद, स्टार एशिया न्यूज़, सादिकाबाद। रुख करेंगे ननकाना साहिब का, जहां पे ज़िला महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम मसीही मुलाजिमीन के एजाज़ में क्रिसमस की तकरीबात के मुनासबत से केक काटा गया। इसी हवाले से मज़ीद हमें अपडेट करेंगे हफीज़ुर रहमान मुआविया की रिपोर्ट। से खिताब करते हुए CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सहेल तारक ने कहा कि बाहसीयत मुसलमान तमाम अंबिया कराम और अलामी कुताबों पर ईमान लाना हम पर फर्ज है। अंबिया कराम और अलामी कुतुब की तलीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मसीह मुलाजिम बिलखसूस सफाई करने वाले अमला महकमा सेहत में रीढ़ की हैसियत रखता है, जिनके बगैर किसी भी अस्पताल का निजाम मौसर तरीके से नहीं चल सकता। क्लरिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में हर शोबे में क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है और ये मुल्क की बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह महकमा हेल्थ की हद तक तमाम मज़ाहब मिलके जिस तरह इंसान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, वैसे ही हम एक दूसरे की खुशियों में भी शरीक होते हैं। CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सुहेल तारक और दीगर अफसरान ने मसीह रहनुमाओं के हमरा क्रिसमस का केक काटा। मजहबी आमंगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब मज़हब मिलकर अपने अपने मज़हब की खुशियों में शामिल हो। जैसा कि क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस में हमारे शामिल होने के लिए सिख भाई, मुस्लिम भाई जो शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये मजहबी रवादारी की एक मिसाल है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए कि सब एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। मैं कि उन्होंने हमारी खुशियों के लिए DHO साहब ने, CO साहब ने क्रिसमस का केक काटा और हमारी खुशियों में शामिल हुए। मसीह बरादरी ने क्रिसमस की खुशियों में शरीक होने पर मुस्लिम बरादरी और महकमा सेहत के अहकाम का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान में तमाम मज़हब के मानने वाले एक दूसरों की खुशियों में शरीक होते हैं। हफीज रहमान माविया, स्टार एशिया न्यूज़, ननकाना साहब। खबर शामिल करेंगे जेहलम से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा मारिया जावेद ने सोहावा के नवाही इलाके सलहाल में स्मॉल डैम के हवाले से मकामी लोगों के साथ मीटिंग की है। इसी हवाले से फरहत चौधरी रिपोर्ट पेश करेंगे। बिल्कुल असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा मारिया जावेद ने डुमेली के इलाका सलियाल में मुकामी लोगों से मीटिंग की। मीटिंग नंबरदार राजा एहसानुल हक के घर मुनक्कद की गई। मीटिंग का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। मीटिंग का मकसद जिन लोगों ने स्मॉल डैम के लिए जगह दी, इनको इनकी ज़मीन का मुआवजा देने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कागजी कार्रवाई मुकम्मल न होने पर हल्का पटवारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार की सरजनश भी की। स्मॉल डैम पर मुकामी लोगों से एतराज़ात भी सुने। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा मारिया जावेद ने हल्का पटवारी को हुक्म दिया जिन अफराद की ज़मीन डैम में आती है, इनकी ज़मीन के इंतकाल मुकम्मल करके रिपोर्ट दी जाए ताकि इन अफराद को मुआवजा दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा मारिया जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जिन अफराद ने ज़मीन दी, इनकी कागजी कार्रवाई करके इनको साफ शफाफ तरीके से इनको मुआवजा दिया जाएगा। इस डैम में काफ़ी लोगों की ज़मीनों को पानी की फराहमी होगी। इसके अलावा महंगाई के हवाले से कहा, आप जहाँ भी कोई महंगी चीज़ फ़रोख्त कर रहा है, इसकी तफसील पंजाब ऐप पर भेजें, इंतज़ामिया ज़रूर कार्रवाई करेगी। हम एक शेड्यूल तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द इन दूर दराज इलाकों का दौरा करके कीमतें चेकिंग करेंगे और सलिहाल की वाटर सप्लाई की केड़ और पाइप चोरी होने पर इंक्वायरी करने की यकीन दहानी भी करवाई। इस मीटिंग में तहसीलदार और नायब तहसीलदार समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने थाना मॉडल टाउन बूरेवाला का सरप्राइज दौरा किया और रिकॉर्ड भी मुलाहिजा किया। हवालात, थाने की सिक्योरिटी और थाने से मुतालिक दीगर उमूर का जायज़ा लिया गया। संगीन नौयत के मुकदमात का बारीक बीनी से जायज़ा लिया, जबकि तफ्तीशी अफसरान से मुकदमात की यकसुई से मुतालिक भी केस टू केस इस्तफसार किया। ऑनलाइन रिकॉर्ड की तकमील को भी चेक किया गया। रुख करेंगे सफदराबाद का, जहां पे नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। तजावुज़ात के खिलाफ इस ग्रैंड ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद लारेब असलम की क़यादत में किया गया। आपको अपडेट करें कि शहर भर में तजावुज़ात की भरमार होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था, जिसका असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मोहतरमा लारेब असलम ने एक्शन लेते हुए सफदराबाद में रेलवे रोड, मेन बाज़ार, खानका डोगरा समेत दीगर इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। बुलेटिन के अख्ताम पे रुख करेंगे फोर्ट अब्बास का, जहां पे रेलवे स्टेशन जो कि आबादी के बिल्कुल करीब है, बल्दिया की नाअहली और लापरवाही की वजह से पूरे शहर का गंदा कूड़ा करकट रेलवे ग्राउंड में फेंक दिया जाता है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे अब्दुल कयूम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। कयूम, क्या कहते हैं मुतल्लिका महकमे गंद की सफाई के हवाले से? जी बिल्कुल, रेलवे ग्राउंड फोर्ट अब्बास को कचरे कुंडी का जो घर बना दिया गया है। यहाँ पे कचरे के अंबार लगे हुए हैं और अगर बात करते चलें यहाँ के इलाका मकीन की, तो इलाका मकीन वो परेशान हाल दिखाई देते हैं क्योंकि ये साथ ही आबादी है और ये कचरे की वजह से ये जो स्मेल आ रही है, इसकी वजह से आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि बल्दिया ये जो मरकज बनाया कचरे का, इसको किसी और जगह पे शिफ्ट करें ताकि ये जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो सुकून से जिंदगी गुजार सकें। इसी वजह से मेरे साथ यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, हम जानते हैं उनसे। जी भाई बताएं आप। भाईजान इत्थों बंदे को गुजरिया नहीं जा रहा, इत्थे उन्होंने कचरे के ढेर बनाते ने, सामने मस्जिद है और इत्थों आमदोरफ्त देख लो आवाम की कितनी है। पहला कोरोना वायरस आई हुई है तो उत्थों इन्होंने यह माहौल बनाया होया
ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿੰਨਾ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं है। ये जो कूड़ा यहाँ पे फेंका गया है, यहाँ पे इसको किसी और जगह पे मुंतकिल किया जाए, लिहाजा यहाँ पर बहुत गंदगी फैली हुई है। इस लिहाज से आवाम भी बहुत परेशान है, यहाँ के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो भी बहुत परेशान है। तो लिहाजा मेहरबानी की जाए, इसको कहीं और पे शिफ्ट किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे आपने इलाका मकीन की बात सुनी, उनका कहना है कि जैसे कोरोना वायरस दोबारा सर उठा रहा है और ये गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं, उसकी वजह से दोबारा आवाम को जो बीमारी के खदशात हैं। उनका कहना है कि हम बहुत मुश्किल में है, ये जो स्मेल इतनी ज़्यादा आती है कि रात को सोया नहीं जाता। वो हुकूमत से अपील करते हैं कि प्लीज़ इस जगह को साफ करके ये कचरा जो है किसी और जगह पर शिफ्ट किया जाए, ताकि आवाम जो है वो सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। अब्दुल कयूम, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़। मेरा नाम औश फातिमा है और मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कोविड के दिनों में कि जो भी कोविड इन्फेक्टेड फैमिलीज़ हैं, मैं डेली बेसिस पे जो है उनके लिए खाना बनाकर भेजूंगी। मैंने ये इनिशिएटिव अपनी सेविंग्स से लिया था और ये वो पैसे थे जो मेरे गार्डियंस ने मेरे फ्यूचर के लिए रखे हुए थे कि मेरी आने वाली ज़िंदगी में कभी मेरे काम आएंगे। जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने सिर्फ सोचा था कि मैं कोविड पेशेंट्स को खाना भिजवाऊँ, क्योंकि खाना मैंने खुद बनाना था। मैंने 25 फैमिलीज़ का सोचा था कि मैं डेली बेसिस पे 25 से 30 फैमिलीज़ के लिए खाना बना सकती हूँ, लेकिन डे वन ही जो मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया वो 35 प्लस लोग थे, क्योंकि मैंने लाहौर का कोई रेडियस मेंशन नहीं किया था, मैंने किसी को ना नहीं की और मैंने जिसने मुझे कहा मैंने उनके लिए उसी दिन से खाना भिजवाना शुरू कर दिया। कमाल की बात नहीं है कि एक बच्ची कहती है कि मैंने भूखों को खाना खिलाना है। वो पुलिस का सिपाही है, वो डॉक्टर है, वो पैरामेडिक्स हैं, वो नर्सेज हैं, वो गरीब तबके हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, जो भी हैं, लेकिन उनको ये एहसास देना है कि ये जो खाना कोरोना के दिनों में मैं उनको पेश कर रही हूँ